नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम एस न्यूज में। दोस्तों, राजनीति तो नई करवट बदल रही है। कोई दिन नहीं गुजरता जब कुछ नया घटनाक्रम हमारे सामने नहीं आता है। हर तरफ विपक्ष की एकता की बात हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में अलग अलग राज्यों में जो छत्रप हैं, यानी कि जो रीजनल पार्टीज हैं, उनके लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितना कि लोकसभा के चुनाव में मोदी को चुनौती देना। भारतीय जनता पार्टी शायद ये समझती है कि विपक्ष में कभी एकता नहीं होगी, और वही पुरानी परिस्थितियां जो 60 और 70 के दशक में होती थी, जहां पर एक कांग्रेस के सामने उस समय एक विपक्षी एकता जो इल्यूसिव थी, उसकी बात हुआ करती थी। कुछ ऐसी बातें अब हो रही हैं। हालांकि 70 के दशक या 60 के दशक के मुकाबले अभी जो छत्रप हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं, और उनका जो टेक्सचर है, जो कंटूर्स है, बिल्कुल 60 और 70 के दशक से बिल्कुल अलग है। क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, या फिर ये है कि जिस जिस राज्य में जो छत्रप मजबूत है, उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, और कांग्रेस एक सेंट्रल एक्सिस होके उसके आसपास या उस पार्टी को मौका दे कि वो लीड द फ्रंट जिसे कहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो ये एक तरीका हो सकता है जिसके द्वारा संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर संभावना को खारिज करती है कि आप जो भी मोर्चा बनाएंगे मेरे खिलाफ, उसका फायदा मुझे ही होगा। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं विवेक देशपांडे जी नागपुर से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक है। आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं गौतम लाहिरी जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे लिए तो मार्गदर्शक भी हैं, गुरु भी हैं, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता भी रहता हूं। दादा, आपका स्वागत है। दादा, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। कहीं ना कहीं विपक्ष की जो एकता है, उस धुरी के अंदर ममता बनर्जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप कह सकते हो कि एक पहिया है। उसके बिना ये रेल पूरी नहीं होती है किसी भी हालत में। बंगाल की राजनीति हो, या उनके साथ जो बाकी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, या बाकी विपक्षी दल जो पूरे भारत के अंदर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर एमवीए है तो मजबूत है काफी। आप किस किस्म का सिनेरियो इमर्ज होता हुआ देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष एक ऐसा, भले ही 2-3 रूपों में हो, एक ऐसा फ्रंट सामने लाने में कामयाब हो जाएगा जिसके द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई एक शक्तिशाली चुनौती मिल पाए? तो नमस्कार दिनेश जी, मैं पहले बात की इस थ्योरी से बिल्कुल सहमत नहीं है कि सबको एकजुट होना है और सबको एक साथ लड़ना है। हमें हमें हमेशा जनता पार्टी का उदाहरण दिया जाता है 77 का, लेकिन 77 का जो माहौल था देश में, बाकी सारे प्रदेश में कांग्रेस का ही राज था। बाकी तो आप देखेंगे तो सब जगह पे सब कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ रहे थे, वो बंगाल हो कि बाकी जगह हो। तो इसलिए उस समय सारे अपोजिशन को एक जगह आने में वो दिक्कत नहीं था, इसलिए क्योंकि उसका जो कॉमन जो प्रतिपक्ष है वो कांग्रेस रहा था, वो सुविधा था। लेकिन इसके बाद जो देश में परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति, अभी राजनीतिक मानचित्र अगर आप देखेंगे, एक रियली इन रियल सेंस ऑफ टर्म एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाई दे रहा है। हर प्रदेश में कोई एक दूसरा कलर का सरकार है, कहीं पे बीजेपी ज्यादा है, उसके बाद क्योंकि नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट ही ज्यादा है अभी फिलहाल, लेकिन कहीं पे ममता है, कहीं पे टीआरएस है, कहीं पे सीपीएम है, केरल में बीजेपी है, कांग्रेस है, कहीं पे जगनमोहन रेड्डी है, बीजू जनता दल है। ये जो अलग अलग पार्टी, जो क्षेत्रीय दल जो जहां जहां राज कर रहे हैं, वो अपना गढ़ बचाने का कोशिश में है, रहेंगे। वो देखेंगे कि उसका जो गढ़ कहीं किसी कारण से उसमें सेध न पहुंचे, उसके लिए कि डायरेक्ट उसका जो डर है, पॉलिटिकल जो डर है, ये सब कांग्रेस से अलग होकर दल बनाया था।
तो इनका नेचुरल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस ओरिजिनल पूर्व कांग्रेस का वोटर। ये अपना जगह रखने के लिए अब फिलहाल जैसे सारे देश भर में पहले से कांग्रेस वीक हुआ है, इसलिए कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा कठोर बार्गेन करने में स्थिति में रीजनल पार्टी है। इसलिए आपने जो शुरुआत में कही कि जो कांग्रेस को भी ऐसे सोचना चाहिए जबकि दल जहां जहाँ है, कि पहले तो आपको ये बता दूं कि ममता बनर्जी का दल आज पहली बार बजट सेशन में कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाया था, उसमें शामिल हुआ है। मतलब पूरा सर्कल का जो बात बोल रहे हैं, आज तो कम से कम पार्लियामेंट में वो सर्कल कंप्लीट हुआ है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें एक होके भी अनैक्य का एक वार्ता उन्होंने दिया है। उनका सेकंड रैंकिंग लीडर वो पार्टी में उस मीटिंग में गए, जैसे आप जानते ही होंगे कि नहीं पता नहीं, प्रसून बनर्जी फॉर्मर फुटबॉलर, इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन रहा है, वो गए थे लोकसभा से और राज्यसभा से गए थे। हाल में नया ज्वाइन किया ब्यूरोक्रेट टर्न्ड पॉलिटिशियन जवाहर सरकार, बहुत ही अनुभवी ब्यूरोक्रेट है नो डाउट। लेकिन इन लोगों ने कोई चर्चा में तो भाग लिया, ये फिजिकली प्रेजेंट रहे तो एक मैसेज गया कि आज अपोजिशन जो तृणमूल, कांग्रेस इसके लिए भी तारीफ की तृणमूल कम से कम आज आए, लेकिन उसका एक नंबर लीडर, लोकसभा लीडर, राज्यसभा लीडर, व्हीप, ये सब नहीं थे। कांग्रेस और बाकी सर्व दल जैसे 16 पार्टी जो इकट्ठा जो प्रोटेस्ट किया है पार्लियामेंट में ब्लैक कुर्ता पहन के, उसमें तृणमूल नहीं शामिल थे। तृणमूल थोड़ा अलग किया था, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत एक ही जगह पे वो मिल भी गए थे। जो भी है एक शुरुआत है। लेकिन ममता के साथ जो आपने सवाल उठाया, ममता नहीं होने से अधूरा हो जाएगा, ये थ्योरी से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि ममता अलग रहे, मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि ममता बंगाल में कोई भी सीट किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। वो 42 सीट अकेला ही लड़ेंगे, स्पष्ट कर चुके हैं। हो सकता है कि कोई बंगाल में वो स्थिति नहीं है अभी, क्योंकि जैसे तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में जो कड़वाट इतना ज्यादा हो गया है। अब अभी चौधरी लोकसभा का लीडर है कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने रोज जैसे ममता बनर्जी का बयान दे रहा है उसके खिलाफ, और खासतौर से भ्रष्टाचार लेके। मतलब एक तरफ आप बोल सकते हैं कि वहां पे एडीसीबीआई जो कर रहा है, कांग्रेस वहां पे सपोर्ट कर रहा है, चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार का कुछ मसला सामने भी आया है। इसलिए वहां पे अगर एक होगा, वो वोटर आपके साथ एक नहीं होगा, वोटर चले जाएंगे दूसरी जगह पे। नेता को एक हो सकता है, लेकिन तो वोटर नहीं। नेता एक होने से ही वोट ट्रांसफर होगा, ऐसे नहीं है, कभी नहीं होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ममता को अलग से ही, हाँ एक बात जरूरी है, कांग्रेस के तो राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ बयान थोड़ा कम दे, यही काफी है। चुनाव के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चुनाव के बाद 2026 में असेंबली चुनाव है, तो बंगाल में 30% अनऑफिशियली, क्योंकि अभी तो सेंसस हुई नहीं है, जो 26-27 बोलते थे, मेरे ख्याल में 30% है, मानते हैं सब लोग 30%। ये 30% जो माइनॉरिटी वोट है, ये माइनॉरिटी वोट अहम रखता है। ज्यादा दर पे कॉन्स्टिट्यूंसी में इसका एक डिसाइडिंग रोल होता है। मतलब 294 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, मान के चलिए 130-140 कॉन्स्टिट्यूंसी में इन लोग का डिसाइडिंग फैक्टर है। ममता इसको छोड़ना नहीं चाहिए कभी। इस कारण से आप भले ही, आप देखिए ममता जिसके साथ जितने बार एडजस्ट किया है सेंटर में, एनडीए में गए या कांग्रेस के साथ गए, चुनाव के पहले उन्होंने ठीक सबको छोड़ के चले आए, अकेला ही लड़ा, कभी परमानेंटली नहीं रहा, एनडीए में मंत्री रहे, लेकिन बंगाल चुनाव के पहले वो छोड़ के एनडीए छोड़ के चला आए। कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन कांग्रेस को भी ये छोड़ दिया, कांग्रेस के साथ लेके सत्ता में आए 2011 में, फिर भी बाद में कांग्रेस छोड़ दिया। तो इसलिए ममता बनर्जी का यही स्टाइल है। मैं उसको नेशनली, राष्ट्रीय स्तर पे इसको ज्यादा महत्व देते हैं लोग कि अच्छा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत सारी सीट है। लेकिन लास्ट बात यही कहूंगा अभी इस बार कि ममता भी अभी सोच रहे हैं कि आजकल जो है देश का जो माहौल है, जो खास तौर पे जो सेकुलर, लिबरल और सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं, ये जो राहुल गांधी का भारत यात्रा से जो माहौल एक बना, एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक्चुअली बन गया है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी देख रहा है कि कौन कौन कांग्रेस को साथ है, कौन नहीं है।
साथ है मतलब कांग्रेस को आलोचना कर रहा है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी वोटर देख रहे हैं। इसलिए रिसेंटली बंगाल में जो उपचुनाव हुआ जिसमें 67% माइनॉरिटी वोट है, वो सीधा कांग्रेस और वामपंथी कैंडिडेट को, जो ज्वाइंट कैंडिडेट थे, कांग्रेस का ही कैंडिडेट थे, वो जीता। 2021 में एक भी सीट कांग्रेस लेफ्ट जीता नहीं है, एक पहली बार जीता है। वो भी स्विंग जो है वो देखने लायक चीज है। इसलिए मुझे लग रहा है कि माइनॉरिटी शायद एक टेस्ट किया है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कि अगर उसके लिए अल्टरनेटिव बन गया बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस, तो ममता बनर्जी के लिए खतरा है। इसलिए ममता बनर्जी आज पहली बार टोकन प्रेजेंस ऑपोजिशन के साथ अपने आप को दिखाया। ये बाद में क्या करेंगे पता नहीं है। दिनेश जी बाकी बात सुन के कहेंगे। जी दादा, बिल्कुल।